अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 5 क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड से आर.एस. अग्रवाल बुक से आपके पास है ना। तो चलिए हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके थे बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जहां पे हमने 14 एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे लास्ट 4 वीडियोज में, राइट। और आज इस वीडियो का जो टारगेट है वो है आपके पास बेसिकली 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये 19 बेसिकली 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले जो आपके पास दो क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, वो बेस्ड है आपके पास टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। तो फटाफट टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता ही रहता है, तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। इस पूरी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, और वो है आपके पास, देखिएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 10 डेज है आपके पास, 10 डेज है और इक्वल इक्वल आपके पास लेट से 50 काम है, 50 वर्क से है ना, 50 काम है आपके पास और आपके पास 10 दिन है। तो मुझे पता करना है कि एक दिन में मैं कितने काम कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। या फिर 50 की जगह 20 करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। आपके पास 10 दिन है और 20 काम है, तो एक दिन में कितने काम कर सकते हो आप? तो आप बोलोगे कि एक दिन में अगर मैं 2 काम करता हूँ तो ये 10 दिन में 20 के 20 जो है वो निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? डन है। तो मैं यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो 1 डे का जो काम होने वाला है वो 20 डिवाइडेड बाय में इस 10 को नीचे ले आते हो, राइट। और इसे जैसे आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 2 वर्क, मतलब एक दिन का जो आपके पास काम निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? 2 वर्क, मतलब 2 काम आप एक दिन में कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने अब आपसे बोला कि आपके पास 20 वर्क नहीं है, 20 काम नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, सिर्फ एक ही काम है, ज्यादा काम नहीं, सिर्फ एक काम है। अब उसी एक काम को मैं कैसे कर सकता हूं, है ना। तो एक दिन के हिस्से में कितना काम आएगा वही चेक करना, एक दिन के हिस्से में कितना। एक ही काम है लेकिन उसे हमें एक दिन में नहीं निपटाना, उसे हमने 10 दिन में निपटाना है, ठीक है। हमने 10 दिन में निपटाया तो मुझे ये पता करना है कि एक दिन के हिस्से में कितना काम आया, उस एक काम का कितना काम आया। बात समझ में आ रही है? डन है। मान लीजिए 100% है, वन वर्क मतलब 100% है, और अगर मुझे 10 दिन में कंप्लीट करना है तो 10% डेली काम करूंगा मैं, बोलिए हाँ या नहीं। 10% कर करके 10 दिन में मैं इसको निपटा दूंगा। तो 10% कैसे आएगा? अगर आप इस 10 को इधर लेकर जाइएगा, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो 10% आएगा, मतलब एक दिन के हिस्से में उस पूरे काम का 10% आया। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे परसेंट के ही टर्म में हम बात नहीं करेंगे, सिंपल बात कर रहे हैं कि आपके पास 10 दिन है और एक काम है, तो एक काम में चलिए ठीक है, तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 1/10, मतलब एक दिन में अगर आप 0.1 काम करते हो, 10 से उसको डिवाइड कर दिया, फिर से अगले दिन में 0.1 काम करते हो, फिर से अगर आप अगले दिन 0.1 काम करते हो, इस तरह करते 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 अगर आप सारा काम निपटा देते हो तो कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपका जो आपका जो सिस्टम है पूरा, एक काम जो है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे भी थोड़ा सा और ट्विस्ट है कि आपको पूरे के पूरे 10 दिन भी नहीं दिया, तो मुझे क्या पता करना है? x डेज है, ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास x डेज है और एक काम है, और अगर मुझे 1 डे का काम निकालना है, एक दिन का काम निकालना है, तो 1/x होगा या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही, डन है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक दिन का काम हम 1/x क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसको क्लियर आउट कर लेते हैं हम फटाफट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ए कोई पर्सन है, कैन डू ए पर्सन सॉरी पीस ऑफ वर्क इन x डेज, मतलब x डेज में एक काम को करता है, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर कहता है एंड बी कैन डू इट इन x + 16 डेज, मतलब जितने दिन में ये काम करता है उससे 16 डेज ज्यादा टाइम ले रहा है उसी काम को करने के लिए। फिर कहता है इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, कहता है अगर वो दोनों मिलकर साथ काम करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज में निपटा सकते हैं उस काम को। देन वी हैव टू कैलकुलेट x बोले तो कितना दिन, बेसिकली जो डेज है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे A can do a piece of work in x days, ये चीज तो हमें पता है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डेज इज इक्वल टू 1 वर्क। सिंपल सी जो भी मैंने आपको समझाया, तो यहाँ पे लिखेंगे इज 1 डेज वर्क इज एक दिन का कितना काम निकल कर आएगा। तो अगर 10 दिन होता तो 0.1 आता, मतलब इस 10 को आप डिवाइड में भेजते हैं तो 1/x आ जाएगा, इतना काम हो जाएगा। देखिए ए जो पर्सन है उसके हिस्से में एक दिन का जो काम आएगा 1/x आएगा, और ये चीज अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास लिखा है बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x + 16 डेज। ध्यान दीजिए x + 16 डेज, आपको पता है इसका मतलब ये है कि x + 16 लगाएगा इतने दिन तो वो उस काम को पूरा कंप्लीट कर पाएगा। एक सिंपल ही समझने के लिए मेन जो है आपके पास स्टेटमेंट वो ये, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं पे क्या लिख लेंगे 1 डेज वर्क कितना निकल कर आ जाएगा, एक दिन का निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 1/x + 16। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगला वाला ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 15 डेज का टाइम लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश दिस वर्क इन 15 डेज। वो 15 दिन में निपटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 15 डेज इज इक्वल टू पूरा का पूरा काम हो गया दोनों का ही, ये ए और बी का है। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ए एंड बीज, इन दोनों, हाँ ए एंड बीज रहने देते हैं, ए एंड बी और यहाँ पे ऐसे लगा दे तो दोनों का ही काम इन 1 डे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा ए एंड बीज, और यहाँ पे क्या लिखा था एज 1 डे वर्क, तो ए एंड बीज 1 डेज वर्क कर देते हैं इसको भी, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट की तरह। चलिए अलग अलग नहीं लिखते। उसके बाद इसको क्या लिख दूंगा 1/15, समझ लीजिए। यहाँ से बिल्कुल सेम करेंगे ना, तो 15 दिन में एक काम को होता तो एक दिन के हिस्से में 1/15 वर्क आ जाएगा। तो ए और बी दोनों साथ में करेंगे तो 1/15 एक दिन के हिस्से में आएगा। बात समझ में आ गई। सबके हमने क्या करे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपके पास ये हो गया। मेन स्टेटमेंट आपके पास यही तीनों है ना, क्योंकि ये हमने एक दिन के काम निकाल लिए। अब देखिए ए का एक दिन का काम इतना है, बी का एक दिन का काम इतना है, और दोनों का ही साथ में एक दिन का काम इतना है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो साथ वाला काम के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कर दूंगा देयरफॉर, और यही पूरे इक्वल में दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस रख दूंगा, ठीक है। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस में 1/x प्लस का 16 इज इक्वल टू 1/15। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x और x प्लस का 16 ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस का 16 प्लस का ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/15। x 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 16 और डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर प्लस का 16x इज इक्वल टू 1/15। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस का 16x इज इक्वल टू 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30x प्लस का 16 और 15, 16 बचे 80, और यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 0, 8 से 14 4 बच गए 1, और ये 240। चलिए इसको अंदर ले आता है तो आ जाएगा x² प्लस का 16x माइनस का 30x और माइनस का 240 और इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x² प्लस माइनस का 14x और ये माइनस का 240 और इक्वल टू में 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, x की स्क्वायर 24 है, 24 10 ले लें तो माइनस का 24x लेना पड़ेगा और प्लस का 10x लेना पड़ेगा और माइनस का 240 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 24 बचेगा और प्लस का 10 और यहाँ पर लिख देंगे x माइनस का 24 इक्वल टू में 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 24 इक्वल टू में 0 और x प्लस का 10 इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू माइनस का 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑफकोर्स x हमारा था क्या, एक तरीके से डेज था, है ना, टाइम था।
तो डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड एंड x इज इक्वल टू 24 जो आपको निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट x बोला है, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो 24 दिन का काम होगा जो बेसिकली, अगर ए तो काम करेगा 24 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए जो काम अपना फिनिश करेगा एक तरीके से 24 दिन में फिनिश करेगा, बी जो फिनिश करेगा x प्लस 16 था, x प्लस 16 था ना, तो 24 और 16 40 हो जाएगा, 40 डेज में बी काम कंप्लीट करेगा। और अगर दोनों ही साथ में करते हैं तो आपके पास कितने दिन में कर जाएंगे वो, 14 डेज में, ठीक है, सॉरी 15 डेज में, वो तो दे ही रखा था गिवन में, है ना, ठीक है, अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो ध्यान रखना ये हो गया आपके पास ओवरऑल आंसर x इज इक्वल टू 24। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन, तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, जो आपके पास वर्क और उसका टाइम का था, तो वही वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम। देखिए था, वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन अदर। तो आपके पास यहाँ पे एक पाइप है और सिस्टर्न मीन्स आपके पास एक टैंक होता है, जिसके जैसे पाइप जो मान लीजिए हमारे जो छत होता है उसके छत के ऊपर हमारे पास एक टंकी होता है ना, उस टंकी को सिस्टर्न कह रहे हैं और पाइप क्या, उसी के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं पानी, राइट। नेक्स्ट आपके पास द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल इट इन 6 और 40 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। कितना कितना टाइम लेने वाले हैं अलग अलग में, तो वो हमें निकालना है। अगर दोनों साथ में 6 और 40 मिनट्स ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं 2 पाइप, ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी, पाइप ए एंड पाइप बी। ऑफकोर्स हमारे पास 2 पाइप हैं, एक पाइप जो है आपके पास वो कुछ टाइम लेता है, नहीं पता कितना लेता है, तो हमने इसको बोल दिया कि x आवर्स लेता है, आवर्स में ले लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसने आवर्स की बात करी है ना, डेज की बात करता मैं डेज में ले लेता। तो दूसरा जो पाइप ले रहा है, ठीक है, कहता है वन पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन अदर। अच्छा, दूसरे से 3 आवर्स कम ले रहा है ए, मतलब दूसरे को हमें पहले लेट करना पड़ेगा, दूसरे का जो टाइम है वो आपके पास x आवर्स ले लेते हैं, तो पाइप ए का जो टाइम लगेगा वो x माइनस 3 आवर्स में ये फिल कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से बोला, इस क्वेश्चन को कैसे बोला है, वन पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन द अदर। तो जब तक मुझे अदर का नहीं पता चलेगा तो पहले का कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने अदर को x ले लिया तो 3 घंटे ये कम लेती है, तो x माइनस 3 आवर्स लेती होगी फिल करने के लिए, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से भी कह सकते थे, मान लीजिए अगर ये 10 घंटा लेता होगा फिल करने के लिए ये वाला पाइप, तो इसका कितना हो जाएगा 7 आवर्स, ठीक है। और अगर आप इसको x लेट कर लेते तो आपको इसको x प्लस 3 लेट करना पड़ता, क्योंकि एक तरीके से अगर ये 3 घंटा कम टाइम ले रहा है फिल करने के लिए, 3 घंटा ज्यादा टाइम लेगा, सिंपल सी बात है, ये x होगा तो x प्लस 3 होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला मैंने वैसा काम कर दिया। बात समझ में आई, मैंने क्या काम करा, मैंने दूसरे वाले का x आवर्स ले लिया तो पहले वाले का x माइनस 3 आवर्स हो गया, बात खत्म। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब क्या बोला गया वो देख लेते हैं, कहते हैं द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल इट इन 6 और 40 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब ये तो दोनों का हो गया कि दोनों एक साथ फिल कर सकते हैं 40 मिनट्स में, तो मैं क्या करूंगा पता है, कुछ पार्ट फिल करवा देता हूँ ए से, कुछ पार्ट फिल करवा देता हूँ बी से, फिर दोनों का हम क्या करवा देंगे टुगेदर वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल्ड बाय पाइप ए, पाइप ए हमने यहाँ पे लेट कर लिया पाइप ए एंड पाइप बी, तो वो कितना हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में, है ना, जो इसमें मैन वाले में था, ए और बी में जो था आपके पास, तो x माइनस 3 आवर्स लेता है किसी भी टैंक को पूरा भरने के लिए। तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास, एक काम हो गया, एक तरीके से पूरा का पूरा काम कर दिया। तो 1 आवर का कितना होगा, 1 आवर्स का कितना होगा, तो 1 आवर्स का जो आपके पास सिंपल कितना पार्ट फिल होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 3। बात समझ में आई, ये उधर चला गया सिंपल, अभी जो आपको मैंने समझाया था वही, बाई पाइप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में x माइनस का 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए इसी तरीके से हम बी का अगर लेते हैं, सब कुछ सेम करेंगे, पाइप बी कर देंगे इन 1 आवर, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन में x आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। अब दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, हमने तो x आवर्स ले लिया था, साथ में देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी टुगेदर कैन फिल
इज इक्वल टू कितना है 6 hour 40 minutes 6 hour 40 minutes। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको आर में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए 6 hour को मैं क्या करूंगा 6 × 60 कर दूंगा सो दैट ये मिनट में आ जाए, और प्लस और कर दूंगा 40 ताकि टोटल मिनट्स में आ जाएगा। 6×6 = 36 मतलब 360 और प्लस का ये तो 400 आ गया, राइट। तो 400 मिनट्स हो गए। अब 400 मिनट्स में कन्वर्ट किया तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अलग से कर देता हूँ 400 डिवाइडेड बाय में 60, ये आर में आ गए। 0 से 0 चला गया, 2 से काटूंगा 20/3 20/3 आवर्स आ जाएगा। ये तो ए और बी दोनों ने एक साथ फिल कर दिया वो वाला टाइम है, लेकिन हमें कितना निकालना है, 1 घंटे का टाइम निकालना है। दोनों का 1-1 घंटे का निकाल लिया, इसका भी 1 घंटे का निकाल देंगे। जैसे उसमें 15 एग्जाम्पल में पूरा पूरा दिन का था, 15 दिन का था, x डेज का था, उसको हमने 1 दिन का निकाला। यहाँ पे हम 1 घंटे का निकाल रहे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ऑफ सिस्टर्न filled by A and B in 1 hour is equal to, अच्छा अब इसको 1 में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3/20 आवर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो देखिए हमने पाइप ए का 1 hour का निकाल लिया, कितना भरेगा। हमने बी का 1 hour का निकाल लिया, कितना फिल करेगा। अब हमने दोनों का एक साथ 1 hour का ही निकाला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस कर देंगे, सिंपल अपना काम बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम आगे का काम कर देंगे, सिंपल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 1 में ए का काम जो था 1 घंटे का जितना फिल करा था, प्लस में बी ने जितना फिल करा था, कितना आया था, रेसिप्रोकल करके 3/20 आ रहा है। तो दोनों एक साथ का ना, दोनों एक साथ करा था 3/20 आ रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। x-3 और ये आ जाएगा x, इससे ये कैंसिल, यहाँ आ गया x बीच में प्लस, इससे ये कैंसिल, यहाँ बच गया x-3 इज इक्वल टू 3/20। x 2x -3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे x² - 3x इज इक्वल टू 3/20। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 9x और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40x और -60। इसको अंदर ले आते हैं, ये आ जाएगा 3x² - 9x -40x और +60 और इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर देंगे मेरे पास आ जाएगा 3x² माइनस का प्लस माइनस कर सॉरी प्लस ही हो जाएगा तो 49x हो जाएगा और +60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक सही है, ठीक है। ओके आगे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 3 से कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं होंगे, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180। अब 180 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए। ये आ जाएगा 2 से 90 और ये आ जाएगा 2 से 45 और 45 और 4 ही ले लेता हूँ, काम बन जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 45 है ना, 45 और 4 तो 45x और माइनस का 4x ले लेंगे प्लस का 60 और इक्वल टू में 0 और ये आ जाएगा आपके पास 3 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 45 सॉरी 15 आ जाएगा सॉरी x माइनस का 15 और ये माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 15 इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 15 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो x इज इक्वल टू 15 भी आ गया और x इज इक्वल टू 4/3 भी आ गया, ठीक है। चलिए तो हमारे पास जो x था इसमें वो, अब मैं एक बार रिजल्ट चेक कर लेता हूँ क्या आया हुआ है इसमें से। हाँ हमारे पास है x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 15, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास एक तो ये भी आपके पास नेगेटिव का नहीं आया, पॉजिटिव का ही आया हुआ है। तो x था क्या, पहले ये चीज़ चेक करना है हमारे पास। तो x हमने लेट करा था 1 पाइप कैन फिल द सिस्टर्न सम पार्ट, मतलब 4/3। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं पुट करके। तो देखिए ए का जो था आपके पास वो x माइनस का 3 था और जो b का था आपके पास, b का जो था आपके पास वो कितना था, ओनली x था। तो b का तो आपके पास 15 आवर्स आ चुका है, नो डाउट, ठीक है। 15 घंटे में वो फिल कर देगा, पूरा का पूरा आ जाएगा b वाला। लेकिन आप बात आती ए वाला, तो a यहाँ पे अगर मैं 15 रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं एक बार केस 1 केस 2 करके कर दूंगा। केस 1 में क्या कर लूँगा मैं, केस 1 में 15 ले लूँगा। यहाँ पे 15 कर दिया, 15 आवर्स आ चुका है।
यहाँ पे 15 माइनस 12 कर माइनस 3 करूँगा तो आ जाएगा आपके पास 12R। अब देखिए 15 के अकॉर्डिंग ये और ये तो बिल्कुल सही है। अब ये वाला चेक कर लेते हैं। अगर हम b के जगह पे मतलब 4/3 लें तो ये b का हो गया, इतने घंटे में फिल करेगा। तो a का काम निकालेंगे तो यहाँ पे 4/3 पुट करेंगे, 4/3 माइनस 3 इसके नीचे 1 और ये इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा नेगेटिव का। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4/3 आएगा आंसर कैंसिल कर देंगे। रीजन यहाँ सिंपल लिखेंगे, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आपने ए का जब आपने टाइम निकाला तो वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। देखिए दोनों काम हो सकते हैं, नो डाउट, हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव वैल्यू तो टाइम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, जो बी काम करेगा पूरा का पूरा फिल करेगा वो 15 आवर्स लेगा, जो ए करेगा वो 12 आवर्स लेगा, चलो ठीक है। लेकिन दूसरा वाले केस में जब हमने बी को थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इतने आवर्स में कंप्लीट करेगा तो ए का भी कुछ निकलना चाहिए, उससे 3 आवर्स लेस आना चाहिए क्योंकि 3 आवर्स लेस ले रहा था। और यहाँ पता भी चल रहा है जब एक्स की वैल्यू हमने 15 लिया था, देखिए पहले वाले टैंग ने क्या किया 3 आवर्स कम टाइम भी लिया है ना, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो x इज इक्वल टू 4/3 वो नहीं ले सकते क्योंकि टाइम क्या आ रहा है आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो बस इस छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला था वो मैंने कर दिया और हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 17। ओके, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर बेसिकली, and we have to find the dimension of the field. Dimension means we have to find the length and breadth. तो देखिए फटाफट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बना देते हैं एक छोटा सा रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर। अभी तो मैं 2 वेरिएबल में मान रहा हूँ बट एक वेरिएबल में ले आऊँगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा ईजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लेंथ मान लिया है x मीटर, ये इसको हमने ब्रेड्थ मान लिया है y मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ मान लिया हमने y मीटर, x मीटर और y मीटर। अब आगे चेक करते हैं क्या बोला है। कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 104। देखिए पेरीमीटर क्या होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये x है तो आपके पास ये भी x है, ये y है तो ये y है, मतलब सारे साइड को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, आपने याद भी कर रखा होगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपके पास लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इज इक्वल टू में कितना है 104 मीटर, ठीक है। ये कैसे आता है देख लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करके मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब x प्लस वाई प्लस में फिर से x प्लस में y है और इक्वल टू में पेरीमीटर है, या एक तरीके से x और x को ऐड कर दिया 2x और y को ऐड कर दिया 2y, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x प्लस का y बचेगा एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई, डन है। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है रेक्टेंगल का कितना है, लेंथ ऑफ चारों साइड का बेसिकली और कुछ नहीं होता, 104 दे रखा है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 104 डिवाइडेड बाई मैं 2 कर दूंगा तो x प्लस वाई जो हो जाएगा वो आ जाएगा 52। क्या इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का जो सम है वो कितना आपके पास 52 है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करी है। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको बोला इसका जो एरिया है वो 640 मीटर स्क्वायर है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो अकॉर्डिंग देयरफॉर लेंथ इंटू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। तो अभी मीटर स्क्वायर बाद में यूनिट लगा लेंगे। तो एक्स और वाई लेंथ और ब्रेड्थ ये होगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। यहाँ से क्या करते हैं हम x की वैल्यू निकाल देते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर y की निकाल लीजिए यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से y की निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 52 माइनस का x, ये प्लस का तो उधर भेज दिया, y की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x यूँ ही रखेंगे, y की जगह आ जाएगा 52 माइनस का x और इज इक्वल टू में 640। आप x का भी निकाल कर पुट कर सकते थे यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52x माइनस का x का स्क्वायर और इसे मल्टीप्लाई कर अंदर लिएंगे तो माइनस का 640 इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। प्रॉब्लम पे आने से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था। चलिए अब हम इसको तोड़ देते हैं, कितने कितने में तोड़ दें। 640 को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल है यहीं पर चेक कर लेते हैं, वैसे आ जाएगा, आपको मैंने सिखा ही रखा है ना। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारे लिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 17, ओके। हाँ सेम ये 32 और 20 ले लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास। इसको लिख देता हूँ मैं x² माइनस 32x माइनस का 20x और कितना प्लस का 640 और इक्वल टू में 0।
यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 32 बचेगा, माइनस का 20 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 32 बचेगा इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 32 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 32 और x इज इक्वल टू 20। अब बात आती है हमने x के दो वैल्यू निकाल दिए हैं, ध्यान से देखिए हमने x के दो वैल्यूज निकाल दिए हैं, एक 32 और एक 20। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को कंसिडर करेंगे क्योंकि x हमने लेंथ माना, दोनों वैल्यू हो सकता है। तो चेक करते हैं कि क्या क्या केस होंगे, ठीक है। जब आपके पास वैन यहाँ पे लिख लेंगे केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 32। तो जब x की वैल्यू 32 तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा 32 प्लस का y इज इक्वल टू 52, y की वैल्यू आपके पास 52 माइनस 32, मतलब y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 20 आई है, ठीक है। मतलब 32 लेंथ हो गई और 20 आपके पास ब्रेड्थ हो गई, ये आंसर हो गया। अब बात आती है जब हम x की वैल्यू 20 लेंगे, जब हम लेंथ की वैल्यू है ना, जब हम क्या कर देंगे लेंथ की वैल्यू 20 ले लेंगे तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। तो लेंथ तो हमेशा वैसे जनरली बड़ा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेयर तो यही निकल कर आएंगे वहाँ पे भी आपके पास, ठीक है, सेम ही आंसर रहेंगे। तो एक आंसर लिख दीजिए 32 लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि हम बड़े को ब्रेड्थ को बड़ा नहीं कर सकते, तो यही वाला आंसर परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 17। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, बड़ा ही सस्ता एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। कहता है विद इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले बना देते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। 10 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग। तो 20 मीटर तो लॉन्ग कर दिया हमने, लंबाई इसकी है ना, लेंथ, और 10 मीटर वाइड है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर वाइड कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 20 मीटर एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 10 मीटर, राइट। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से करके बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको लेंथ ब्रेड्थ आपको 20 20 10 10 गिवन है। अब आगे कहता है वी विश टू पेव अ वॉक अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सो एज टू लीव एन एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर फॉर द फ्लावर्स, हाउ वाइड शुड द वॉक बी। देखिए अब कहता है इस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों साइड एक यूनिफॉर्म विड्थ का एक बॉर्डर बनाना चाहते हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है, वॉकिंग के लिए बनाना चाहते हैं, और 96 मीटर स्क्वायर हम एरिया छोड़ना चाहते हैं फ्लावर लगाने के लिए। तो हमें ये बताना है कि वो जो हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं वॉकिंग के लिए उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पास। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब इस तरीके से चारों साइड से विड्थ इसकी सेम होनी चाहिए, इस तरीके से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो आपके पास मैं जहाँ पे आपके पास इस तरीके से कर रहा हूँ, डिजाइन बना रहा हूँ, वो है आपके पास एक तरीके से वॉक। तो वॉकिंग करने का सिस्टम है, ये वाला रेड वाला पोर्शन कर देता हूँ थोड़ा सा रेड सा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास वो रहेगा आपके पास वॉकिंग के लिए। तो आपसे अच्छा, और ये वाला जो छोड़ दिया है वो आपके पास 96 मीटर स्क्वायर का एरिया छोड़ा गया है, किस लिए, फ्लावर लगाने के लिए। तो हमसे ये बोला गया है कि आप बताइए ये जो हम छोड़ेंगे विड्थ, ये वाला छोड़ेंगे विड्थ वॉकिंग के लिए, उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम भी वही रहेगा, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ वॉक इज इक्वल टू x मीटर। हमने लेट कर लिया x मीटर इसका होगा, मतलब ये वाला छोटा सा जो पोर्शन होगा वो x मीटर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा आपके पास कितना होगा x मीटर, मतलब यहाँ से ये वाला पोर्शन जो होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से इतना जो होगा वो x मीटर होगा, ये वाला भी आपके पास x मीटर ही होने वाला है, ये भी आपके पास x मीटर होने वाला है, ये भी आपके पास x मीटर, यहाँ से ये भी आपके पास x मीटर, ये वाला भी आपके पास x मीटर, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। चीज़ों को समझना है, फिर से समझा देते हो, इधर छोटा सा बनाकर, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये रेक्टेंगुलर था मान लीजिए, और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है भाई इधर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये हम वॉकिंग के लिए बनाने वाले हैं पता, और इसकी लेंथ हमने विड्थ हमने x मान लिया। तो देखिए यहीं पे समझ लीजिए ये वाला x है और यहाँ से यहाँ तक x है, और टोटल आपके पास 20 था। तो अब तो ये तो रहे नहीं, ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर हटा देंगे क्योंकि ये विड्थ था आपके पास वॉकिंग के लिए। तो एरिया हम क्या करना चाहते हैं पता है, कुछ नहीं, ये जो बचा हुआ है ये वाला, ये जो एरिया बचा हुआ है उसका हम एरिया निकालना चाहते हैं, और ये क्या रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ही अभी भी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ही है, ये चारों साइड की विड्थ बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म बोल रखा है। तो इसका एरिया निकालना चाहते हैं क्योंकि वो 96 हमें दे रखा है, और इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ, और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक लेंथ चाहिए और एक हमें ब्रेड्थ चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है, देखिए ये पूरा का पूरा 20 था, जिसमें से लेंथ में देखिए ये वाला पोर्शन गायब हुआ और ये वाला पोर्शन गायब हुआ, मतलब x और x गायब हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो लेंथ आ जाएगा आपके पास, न्यू लेंथ आएगा 20 में से माइनस कर दो मैं 2x। मेरी बात ध्यान से देख लीजिए एक बार,
इधर से x और इधर से x गायब कर दिया हमने, तो टोटल तो लेंथ 20 थी। अब जो न्यू वाला लेंथ निकल कर आने वाला वो हो जाएगा 20 माइनस 2x, x और x। उस तरीके से अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ, अगर मैं ब्रेड्थ की बात करता हूँ तो 10 तो आपके पास टोटल ही था, उसमें से ये वाला गायब हुआ और ये वाला गायब हुआ, मतलब फिर से इसमें भी 2x आपके पास गायब हो गया, तो आ गया 20 माइनस 2x और 10 माइनस 2x लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब क्योंकि हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ पता है तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 माइनस 2x को और 10 माइनस 2x को, और इज इक्वल टू मैं पुट कर लूंगा 96, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया में 96 मीटर स्क्वायर गिवन है। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 40x, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 20x, और इसे इसको करेंगे तो माइनस 4x की स्क्वायर इक्वल टू 96। अब क्या करें, यह आ जाएगा माइनस 4x की स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस का 60x, इसको करेंगे तो प्लस का 200, इसको अंदर लाएंगे माइनस का 96 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा माइनस 4x की स्क्वायर माइनस का 60x, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 104 और इक्वल टू में 0। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हो, नॉट ओनली फ्रॉम -4 से डिवाइड कर देते दोनों साइड, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। -4 से डिवाइड करेंगे तो इसको प्लस का बना देगा, 4 गायब हो जाएगा, x की स्क्वायर बचेगा, इसको भी प्लस का बना देगा और ये आ जाएगा 15x, ठीक है, और ये प्लस का ही बना देगा, राइट। ये एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का ही आएगा ना, 200, इसे इसको करेंगे तो माइनस का, सॉरी इसे इसको करेंगे तो माइनस का 40x और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 20। चलिए अभी तक तो सही जा रहे हैं हम, आगे हम चेक कर लेते हैं। और हमारे पास क्या होगा, इसको भी माइनस का बना लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और फिर 2 बचा, 4 छक 24 और इक्वल टू में 0, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, -4 जो इसके नीचे और इसके नीचे भी ले गया, और 0 अपन समथिंग तो 0 रहने वाला है, ठीक है। ये इक्वेशन निकल कर आया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें x पता चल जाएगा, मतलब विड्थ पता चल जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं फटाफट फैक्टराइज कर देता हूँ, या फिर आप कर लीजिए, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, आई थिंक सो। नहीं आया तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, फिर चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। माइनस का 26 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर 13 और 2 ले लेता हूँ, प्लस का 13x लूँगा और माइनस का 2x लूँगा इक्वल टू 0, लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो इसमें तो 13 वाली बात, इसका मतलब ये है कि इसको माइनस का होना पड़ेगा और इसको प्लस का होना पड़ेगा। आई थिंक कहीं पे थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक कर दिया है शायद, क्योंकि इसको करने पे माइनस का 26 आएगा, लेकिन 13 और 2 15 नहीं आएंगे, दोनों को प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी चेक जस्ट ए सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर दिस, और यस ये माइनस का आ रहा है और ये वाला आपके पास प्लस का आ रहा है, तो थोड़ी सी कहीं पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ फटाफट। तो मेरे पास था कितना था, लेंथ था आपके पास 20 माइनस का 2x और ब्रेड था आपके पास 10 माइनस का 2x और इक्वल टू में आपके पास 96 था इसका एरिया, ठीक है। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, 26 को करेंगे तो आ जाएगा 200, 26 को करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40x और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 20x आ जाएगा, और इससे इसे इसको करेंगे तो प्लस का 4x के स्क्वायर आएगा, माई मिस्टेक सॉरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x के स्क्वायर और आ जाएगा माइनस का 60x, और इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो वही आ जाएगा प्लस का 104 और इक्वल टू में 0, ठीक है। 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो मेरे पास आ जाएगा x के स्क्वायर माइनस का 15x, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का कितना बचा था 26 और इक्वल टू में 0। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए, माइनस का 13x और माइनस का 2x और प्लस का 26 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x, माइनस का 13 और माइनस का 2x माइनस का 13 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू में 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास 13 है और x की वैल्यू आपके पास 2 है, दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू हो सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा x हमने किसको माना था, विड्थ को, है ना, एक छोटे से बॉर्डर वाले विड्थ को माना था, लेकिन हमारे पास जो टोटल ब्रेड्थ थी वो टोटल 10 था, पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन का ब्रेड्थ 10 था, तो 13 तो उसकी छोटी सी विड्थ तो कभी हो ही नहीं सकता। सो विड्थ जो होगी हमारे पास वो 2 मीटर होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एज द total breadth of the rectangular garden was 10 meter, so the only walking border cannot be more than this, बोले तो 10 मीटर। बात समझ में आ गई, इसीलिए ये तो 13 चला जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x is equal to only 2 मीटर will be the correct answer। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करते हैं, इस वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो फटाफट देखते हैं। कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम, ठीक है।
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, लेट से नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी, हियर इज द राइट एंगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। द हाइपोटेनियस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके, ठीक है, अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ों को मानकर अलग अलग तरीके से बता देंगे, बट एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूँ वो देखिएगा। मैं कैसे भी कर सकता हूँ, मैं एक तो जिस मेथड से बुक में किया गया है वो मेथड में फॉलो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा उस मेथड से आप कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड तो खैर वही रहने वाला है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगा, थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आपको ये मेथड भी पता चल जाए और यहाँ वाला जो तो मैं आपको हिंट दे ही दूंगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है देखिए हाइपोटेनियस जो है 2 सेंटीमीटर लॉन्गर इसका बेस से, आपको पता है ये आपके पास बेस होता है ना, ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। जो बुक में सॉल्व किया गया है आपके पास सॉल्व एग्जांपल में, वो आपको मैं बता दूंगा, एक बार मैं मेरे तरीके से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन कहता है मैं उसके अकॉर्डिंग चला जाता हूँ। ठीक है, अब कहता है जो आपके पास बेस है उससे हाइपोटेनियस 2 ज्यादा है, तो सबसे पहले मैं बेस को x सेलेक्ट करूंगा, तो हाइपोटेनियस को 2x+2 हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लेट कर लूंगा, लेट द बेस इज इक्वल टू x, मीटर बोला सेंटीमीटर बोला, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेते हैं, देन हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू x+2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन है, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, द हाइपोटेनियस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, तो बेस जितना होगा उससे 2 ज्यादा होगा, तो बेस को अगर हमने x माना है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर x+2। अब बात करते हैं हम आगे क्या कहता है, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब बात आती है ये जो साइड बची वही शॉर्टेस्ट होगा, बनाने पे मत जाइएगा, फिगर पे मत जाइएगा। ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, दिस इज योर शॉर्टेस्ट साइड। अब बात आती है यहाँ पे ये कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है इससे और 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है इस वाले से, शॉर्टेस्ट साइड से। तो अब ये जो चीज है वो ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है इस वाले से, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज है वो लॉन्गर है 4 सेंटीमीटर किससे, इस वाले साइड से, तो मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूं कि ये जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, इस वाले से। इसका मतलब ये है कि ये जितना हो रहा होगा उससे 4 कम होगा ये वाला, तो इसको तो हमने बोल दिया x+2 है, अगर ये x+2 है तो उसमें से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूं तो x-2 बचेगा, एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। अगर आप नोटिस करते हो तो देख लीजिए, अगर ये x है तो x में से 2 कम करेंगे तब जाकर इस वाले साइड की लेंथ आएगी, इसका मतलब ये है कि 100% ये दिस इज द शॉर्टेस्ट साइड। बात समझ में आ गई, और मैं अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा और अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है आपके बुक में किस तरीके से दिया है, तो आपके बुक में इस तरीके से दिया है, इसको x सेलेक्ट कर लिया है, हाइपोटेनियस को x सेलेक्ट किया है, और हमें पता है ये जो चीज है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, बेस से, तो 100% बेस को 2 सेंटीमीटर शॉर्टर होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। अच्छा, ये जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है इससे, तो ये अगर 4 ज्यादा है इसका मतलब ये 4 कम होगा तो ये x-4 होगा। अब इन्होंने यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, तो मर्जी आपकी है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और दूसरे तरीके से आप सोच लीजिए, इसको x मान लीजिए फिर कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई, तो कई तरीके इसको करने के, अलग अलग बेसिकली हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर मानकर, तो मर्जी आपकी है। यहाँ हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपको क्या बोल देगा, हाइट या फिर परपेंडिकुलर बोल दीजिए, है ना, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू x-2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा। एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर को उड़ा दीजिए, एक 4 से एक 4 को उड़ा दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बच चुका, इधर बचा है x की स्क्वायर और माइनस का 4x, और इस वाले को और मैं इधर ले आता हूँ तो बचेगा माइनस का 4x। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और इक्वल टू में मेरे पास 0 है, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल टू में 0, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा, x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडल टर्म फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है,
x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब x इज इक्वल टू 0 अगर हम 0 लेते हैं, बेस तो हम 0 नहीं ले सकते ना, क्योंकि साइड ऑफ एनी ट्रायंगल कैन नॉट बी 0, so this will be neglected and x will be equal to 8. it means base will be equal to 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए तो 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिए तो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस 10 होगा, बेस 8 होगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगा वो 6 सेंटीमीटर होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो यहाँ पे भी इनका यही रिजल्ट निकल कर आया हुआ है, तो आप अलग तरीके से कर लीजिए, आपका बिल्कुल सही आएगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 19 तक। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विथ रेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।